हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। क्लियर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले क्लास 11 का जो पहली यूनिट है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उस पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, वो हम शुरू करने वाले हैं। क्लियर। तो क्लास 11 का हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर। तो जो पहली यूनिट है बायोडाइवर्सिटी यूनिट फर्स्ट जो है, आज की हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है क्लास 11 की यूनिट फर्स्ट, जिसको बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उस यूनिट में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड वो हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या होता है? इंट्रोडक्शन से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे अपन, रूट लेवल पर अपन समझेंगे चीजें कैसे काम करती है और कैसी चीजें होती है वो। क्लियर। तो बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में यहाँ पर दो वर्ड है। पहला वर्ड आता है बायोस और दूसरा वर्ड है लोगस। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी, बायोस और लोगस। जहां पर हम बात करें बायोस, तो बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। लोगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो एक ऐसा बायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसकी स्टडी हो रही है? लाइफ की स्टडी हो रही है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। यहाँ पर इस चीज को समझना है, क्या है जीवन। तो यहाँ पर जीवन का मतलब होता है जीवन के, जीव के विभिन्न स्वरूप। जीवन के विभिन्न स्वरूप। जीवन के विभिन्न स्वरूप का क्या मतलब है? जीवन के विभिन्न स्वरूप का मतलब है वायरस से लगा मोस्ट एडवांस एनिमल ह्यूमन बीइंग तक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, उन सब जीवों को हम क्या बोलेंगे? जीवन। यानी कि जीवन के विभिन्न स्वरूप। तो वो जितने भी जीव है, उन जीवों के अध्ययन की शाखा को अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें जीवन के विभिन्न स्वरूप जो है, उनमें होने वाली तमाम क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब उनमें होने वाला रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, उन सब जीवों में, और उन सब जीवों की स्टडी जो है उस जिस ब्रांच में की जाती है वो आपकी कौन सी है? बायोलॉजी। जैसे वायरस से लगाकर मोस्ट एडवांस एनिमल कौन सा है? राइट नाउ की बात करें तो ह्यूमन बीइंग। तो वायरस से लगाकर ह्यूमन बीइंग तक जितने भी जीव है, उन सब जीवों के अध्ययन की जो शाखा है उसको अपन क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। क्लियर। इसीलिए बायोलॉजी की बात करें तो उसको लाइफ साइंस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाइफ साइंस। ये जीवन का विज्ञान है। दूसरी बात करें अगर अपन दूसरे शब्दों में समझे तो बायोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन की एक गाथा है। यानी कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कैसे हुआ है, किस प्रकार जीवन बना और जीवन के विभिन्न स्वरूप कैसे पैदा हुए, उस सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो शाखा कौन सी? आपकी बायोलॉजी है। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करें आगे, तो यहाँ पर बायोलॉजी में यहाँ पर हमारे पास दो प्रश्न आते हैं। जब हम बात करते हैं बायोलॉजी की, यानी कि बात करते हैं हम जीवन की, किसकी? जीवन की, तो हमारे पास दो क्वेश्चन, मूल रूप से दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। समझना वो दो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि जीवन क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो होता है जीवन के बारे में, कि जीवन क्या है। पहला क्वेश्चन, जीवन क्या है। यहाँ पर जीवन का मतलब समझना है। जीवन का मतलब क्या है? जीवों के विभिन्न स्वरूप। जीवन का मतलब मनुष्य भी जीवन हो गया, वायरस भी जीवन है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर होते हैं। तो बैक्टीरिया भी क्या हो गया? एक जीवन हो गया। फंजाई भी एक जीवन है, प्लांट भी एक जीवन है, हाथी भी जीवन है, घोड़ा भी जीवन है, मनुष्य भी जीवन। यानी कि जीवन का मतलब क्या है? जीव के विभिन्न स्वरूप। जीवों के विभिन्न स्वरूप यहाँ पर जीवन का मतलब। तो पहला प्रश्न क्या आता है? जीवन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? जीवन क्या है। यानी कि ऐसी क्या चीज है जो जीवन को डिफाइन करती है, उसको परिभाषित करती है। तो इस क्वेश्चन, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, तो
इस क्वेश्चन से जो बात निकल के आ रही है, अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन से क्या बात निकल के आ रही है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ये बात यहाँ पर लिख कर आ रही है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, उनके बीच में डिफरेंस करना। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, जीवन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, जीवन क्या है, इसका मतलब लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट। ऐसी क्या बात है जो जीवन को डिफाइन करती है ना। इसका मतलब क्या है, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने पड़ेंगे जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंस कर पाए। अगेन कह रहा हूं, लिविंग का मतलब क्या है, यहाँ पर लिविंग का मतलब जीवन के तमाम स्वरूप, जितनी भी प्रजातियां हैं, बैक्टीरिया से लगाकर ह्यूमन बीइंग तक। मोस्ट एडवांस कौन है, ह्यूमन बीइंग। और लिस्ट की बात करें स्टार्टिंग पेज पे कौन है, सेलुलर लेवल पे जितने भी एनिमल है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लगाकर मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग तक, जितने भी जीव आ गए, तमाम जिस पूरी पृथ्वी पर जितने भी जीव है, उन सब को क्या बोला जाता है, जीवन। तुम्हारा मूल प्रश्न क्या है, जीवन क्या है, उसको समझना। क्या है, जीवन क्या है, जीवन क्या है इसका मतलब क्या है, वो जीव क्या है, वो जीव क्या है, इसका टेक्निकली मतलब क्या है कि वो क्या चीज है जो उनको निर्जीव से अलग कर रही है। समझ पा रहे हो, यानी कि इस क्वेश्चन के मूल में क्या बात है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। तो पहला तो हमारा चैप्टर ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। दूसरा जो क्वेश्चन आता है जब हम बात करते हैं किसकी, जीवन की, तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन, वो है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर लाइफ साइंस, सॉरी हमने बायोलॉजी की बात की, तो बायोलॉजी में क्या क्या किया जाता है, जीवन का अध्ययन किया जाता है। जब बात जीवन की करते हैं, दो प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, जीवन क्या है, दूसरा क्वेश्चन जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है वो फिलोसॉफी का क्वेश्चन हो जाता है, दर्शन विज्ञान का क्वेश्चन है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जबकि पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सा, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम जीव विज्ञान के विद्यार्थी के नाते हम दूसरे क्वेश्चन का स्टडी यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसका विषय है, दर्शन शास्त्र का विषय है, फिलोसॉफी का विषय है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीव विज्ञान के छात्र होने के नाते हम यहाँ पर केवल पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे, जीवन क्या है। अब मैं आपको बोल चुका, जब हम पहले प्रश्न का जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन क्या है, इसकी मूल बात यही है कि हम यहाँ पर क्या जानने की कोशिश करेंगे, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंस करने जा रहे हैं अपन। क्लियर। तो अपना पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। जब जीव जगत की बात करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के जीव शामिल होते हैं। क्लियर। फिर हमारे सामने दो प्रश्न आ जाते हैं, पहला प्रश्न था कि वो जीव क्या है, वो जीवन क्या है, और दूसरा क्वेश्चन उसका उद्देश्य क्या है ना। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, तमाम प्रकार के, कुछ एनिमल उड़ते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ जमीन के अंदर रहते हैं, अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी नेचर ने चीजें क्रिएट करी है, तो आखिर इतनी सारी डाइवर्सिटी क्यों है, और दूसरा किसका उद्देश्य क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन से हमारा संबंध नहीं है। क्लियर। फिलोसॉफी का क्वेश्चन है, हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जीवन क्या है। इसका मतलब हम यहाँ पर यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो जीवन को जीवन बनाती है, मतलब लाइफ को लाइफ बना रही है, सजीव को सजीव बना रही है, उसको निर्जीव से अलग कर रही है। क्लियर यहाँ तक चीजें। चलिए, तो अब हमारा जो आगे होगा, आगे बात करें अपन, तो हमारे डिस्कशन का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ऐसी क्या बात है जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर रही है। क्लियर। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग होगा लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। ये सारी जो बातें हैं वो आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट पेज है उसमें गिवन है। एक बार आप इस लेक्चर को देखना, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगा। लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग की हम बात कर रहे हैं, सजीव और निर्जीव में क्या मूल अंतर होते हैं। वो जब हम बात सजीव और निर्जीव की करते हैं, उनके अंतर की बात करें, तो मुख्य रूप से 5 कैरेक्टर बताऊंगा जो सजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। तो 5 कैरेक्टर की हम स्टडी करने वाले। वो 5 कैरेक्टर कौन से, देखिए, सबसे पहला कैरेक्टर तो होगा ग्रोथ। पहला कैरेक्टर है ग्रोथ। दूसरा कैरेक्टर की बात करें, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। सेकंड कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन। थर्ड है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ वन इज
सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ हो जाएगा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। ये 5 कैरेक्टर हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करते हैं। क्लियर। अब इनको एक एक करके सबको हम डीपली समझना है। पहला कौन सा है? ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन, तीसरा मेटाबॉलिज्म, चौथा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और पांचवा कॉन्शियसनेस। ये 5 प्रकार के कैरेक्टर हैं जो लिविंग को नॉन लिविंग से मतलब डिफरेंशिएट करती है। यानी कि ये 5 कैरेक्टर डिफाइन कर रहे हैं किसको? लिविंग को डिफाइन कर रहे हैं। जीवन जो जीवन है उसको परिभाषित कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? जीवन क्या है? उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास ये 5 पॉइंट है। ये 5 पॉइंट हमको बताते हैं कि जीवन क्या है। यही 5 पॉइंट हमें बताते हैं कि निर्जीव से अलग है और ये सजीव है। क्लियर। चलिए तो पहला पॉइंट समझते हैं, ग्रोथ। सबसे पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा ग्रोथ। एक एक करके सारे पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ की बात करते हैं अपन। तो हम ग्रोथ की बात करते हैं। देखिए ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ की हम बात करें तो अगर जीवों की बात करें तो ग्रोथ 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो जीव क्या करे? अपने भार में वृद्धि करे, है ना। दूसरा होता है संख्या में वृद्धि करे। जीव को क्या होता है? तो भार में वृद्धि करेगी या फिर संख्या में वृद्धि करेगी। और जितने भी लिविंग है उन लिविंग में टिश्यू लेवल पर, सेलुलर लेवल पर क्या होती है? उनमें वृद्धि होती ही होती है। यानी कि उत्तक स्तर पर और कोशिकीय स्तर पर जितने भी सजीव है उन सजीवों में क्या होगी? वृद्धि होगी ही होगी। क्लियर। क्या होगी? वृद्धि होगी होगी। और उस वृद्धि के कारण क्या होगा? या तो उनका भार बढ़ेगा या उनकी संख्या बढ़ेगी। तो वृद्धि के यहाँ पर जीवों की दृष्टिकोण से देख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर जीवों की बात करें तो क्या करेंगे? अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, वो 1 से 2 करेंगे, या फिर क्या करेंगे? उनका भार बढ़ेगा। जब वृद्धि होगी तो भार बढ़ेगा ही सी। अगर सेल अपने आकार में वृद्धि कर रही है, सेल 1 से 2 हो रही है तो संख्या बढ़ रही है। दूसरा, अगर आकार में वृद्धि करेगी तो भी क्या होगा? उसका भार बढ़ेगा ही, क्योंकि उसमें ऑर्गेनल बढ़ जाएंगे। 1 से 2 सेल हुई अपन तो क्या हो जाएगा? 1 से 2 सेल हुई तो दोनों सेल में ऑर्गेनल बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से उसका भार बढ़ जाएगा। तो बेसिक रूप से जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो 2 चीजें देखी जाती है। एक तो भार में वृद्धि होगी, दूसरी संख्या में वृद्धि होगी। एक तो किसमें? भार में, और दूसरी वृद्धि होती है संख्या में। मतलब जीवों में वृद्धि 2 रूपों में हो सकती है। जीवों की बात कर रहा हूं, या तो उनका भार बढ़ेगा या उनकी संख्या बढ़ेगी। और दोनों केस में आप क्या बोलोगे? वो जीव क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। अगर जीव भार बढ़ा रहा है तो भी क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है। जीव अपनी संख्या बढ़ाएगा रिप्रोडक्शन के थ्रू तो भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। क्लियर। और इन दोनों को बोलते हैं ट्वीन कैरेक्टर। ग्रोथ के ट्वीन कैरेक्टर बोलते हैं, ट्वीन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ये याद रखना। कैरेक्टर ग्रोथ के ट्वीन कैरेक्टर कौन से? भार और संख्या। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव है वो जीव यानी कि सजीव जो है वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। या तो भार में वृद्धि करेंगे या संख्या में वृद्धि करेंगे। क्लियर। अब वृद्धि को हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, समझना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर हम वृद्धि को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। किसकी बेसिस पर? ऑरिजिन के बेसिस पर। ध्यान से समझना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के बेसिस पर हम ग्रोथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहली ग्रोथ होती है अपनी इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। चलिए अब ये जो डिवाइड हमने किया है वो किस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, कि ग्रोथ की ऑरिजिन क्या है, ग्रोथ कहां से हो रही है। अगर ग्रोथ शरीर के अंदर से हो रही है, इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आंतरिक वृद्धि जो अंदर से होती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ जो लिविंग होते हैं उनमें वृद्धि कहां से होती है? आंतरिक होती है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो बाहर से होती है। क्लियर। जैसे कि बालों का बढ़ना, क्लियर, वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। इनर ग्रोथ है हड्डियों की लंबाई का बढ़ना, इनर ग्रोथ है जो अंदर से हो रही है ना। तो इनर ग्रोथ जो शरीर के अंदर से होती है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ
इंट्रिंसिक जो शरीर के अंदर हो रही है और एक्सट्रिंसिक जो शरीर से बाहर हो रही है। क्लियर? ये तुमने किस आधार पर किया था? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसके अलावा ग्रोथ के फिर दो पार्ट करते हैं अपन, क्या देखना, दो पार्ट। एक होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी होती है लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ। ये जो हमने ग्रोथ के दो क्लासिफिकेशन किए हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन आपके दो क्लासिफिकेशन किए, वो किसके आधार पर किए? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि जो वृद्धि हो रही है उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो अनलिमिटेड हो रही है या लिमिटेड हो रही है। अनलिमिटेड इन द सेंस लाइफ टाइम हो रही है। और अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करें तो ये जो ग्रोथ आपको मिलती है वो किस में मिलेगी? प्लांट्स में मिलती है। क्लियर? प्लांट्स क्या करते हैं? लाइफ टाइम ग्रोथ करते रहते हैं, तो ये प्लांट्स में मिलती है। वही लिमिटेड ग्रोथ की बात करें तो एनिमल की बात कर, एनिमल्स में होती है। लिमिटेड ग्रोथ का क्या मतलब है कि एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, एडल्ट के बाद, एक से ह्यूमन की बात करें, एक सर्टेन स्टेज होती है और उस स्टेज को प्राप्त करने के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है, हमारी हड्डियों की लंबाई फिक्स होती है, एक सर्टेन स्टेज तक ही होती है और इसके बाद रुक जाती है। तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड ग्रोथ। ये किसके आधार पर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि स्वभाव कैसा है ग्रोथ का, जो ग्रोथ हो रही है उसका स्वभाव कैसा है। उस नेचर के बेसिस पर हमने ग्रोथ को टू पार्ट में डिवाइड किया है, अनलिमिटेड ग्रोथ और लिमिटेड ग्रोथ। क्लियर? और ग्रोथ को दो पार्ट में डिवाइड किया, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। वो किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, की ग्रोथ की ऑरिजिन कहां पर हो रही है, अंदर से हो रही है बाहर से हो रही है। क्लियर? तो पहला कैरेक्टर है लिविंग का, कौन सा है? ग्रोथ। यानी कि हर एक सजीव, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर एक सजीव क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि करेगा इन द सेंस क्या? उसके ऊतक, कोशिका आदि की संख्या में वृद्धि होगी या फिर भार में वृद्धि होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, या तो अपने भार में वृद्धि करेगा या संख्या में वृद्धि करेगा। अगर कोशिका डिवाइड होती है, 1 से 2 बनती है, तो संख्या भी बढ़ेगी और साथ में उसका भार भी बढ़ेगा। क्लियर? और इन दोनों कैरेक्टर को ग्रोथ के क्या कहते हैं? ट्विन कैरेक्टर कहते हैं। दूसरा, ग्रोथ के दो प्रकार होते हैं, एक तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली ग्रोथ और एक बाहर होने वाली ग्रोथ। अंदर ग्रोथ होती है तो इंट्रिंसिक, बाहर होती है तो एक्सट्रिंसिक। इसके बाद दो प्रकार की ग्रोथ हमने बोली, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड यानी कि जो एक सर्टेन एज तक ही होती है, इसके बाद नहीं होती है, रुक जाती है, उसको हम बोलते हैं लिमिटेड ग्रोथ, जो कि मोस्ट ऑफ एनिमल्स में होती है। और अनलिमिटेड ग्रोथ यानी कि जो लाइफ टाइम होती है, जैसे कि प्लांट्स में होती है। क्लियर? चलिए, लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर हमारे सामने एक मूल क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हम ग्रोथ को एक यूनिक कैरेक्टर मान सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर मान सकते हैं, विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं? किसका? लिविंग का। विशिष्ट लक्षण क्या होता है उसको समझना जरूरी है। विशिष्ट लक्षण, मैं यहाँ पर एक बात लिखूंगा, ये तो मैंने 5 कैरेक्टर लिख दिए, लेकिन विशिष्ट, स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशिष्ट लक्षण, जीवों के विशिष्ट लक्षण, स्पेसिफिक कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर, है ना? समझ रहे हैं इस चीज को? स्पेसिफिक कैरेक्टर, यहां पर स्पेसिफिक कैरेक्टर का क्या मतलब है? एक ऐसा लक्षण, जीवों में पाया जाने वाला ऐसा लक्षण जिसका कोई एक्सेप्शन ही नहीं हो, कोई अपवाद ही नहीं हो। बिना अपवाद के वो कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे मिलेगा? जीवों में ही मिलेगा, यानी कि लिविंग वर्ल्ड में ही मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा, विदाउट एनी एक्सेप्शन। ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशेष लक्षण। मतलब कि नो एक्सेप्शन, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं हो, नो एक्सेप्शन। ऐसे कैरेक्टर को जो केवल और केवल आपको सजीव में मिलेंगे, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर, विशिष्ट लक्षण, विभेदी लक्षण बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर जब हमने ग्रोथ को समझ लिया तो हमारे सामने एक क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या हम ग्रोथ को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मान सकते हैं लिविंग वर्ल्ड का? नहीं मान सकते, क्योंकि जनरली क्या होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, रेत के टीले होते हैं, वो भी तो वृद्धि करते हैं। ठीक है, पहाड़ की बात करें तो पहाड़ क्या होते हैं, बहुत हजारों सालों बाद देखिए कि अर्थ के उसके ऊपर क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम मिट्टी के, वो डिपॉजिट होते रहते हैं, तो उसकी हाइट बढ़ती रहती है। रेत के टीले भी क्या करते हैं, अपनी लंबाई को बढ़ाते हैं। तो ग्रोथ तो वहां पर भी हो रही है। इन शॉर्ट,
ग्रोथ को हम लिविंग का कैरेक्टर मान सकते हैं, लेकिन लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं मान सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि विदाउट एनी एक्सेप्शन ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है, क्योंकि उसका एक्सेप्शन मिल जाता है। माउंटेन है, रेत के टीले, वो क्या करते हैं, अपने हाइट को बढ़ाते रहते हैं। और जब वो हाइट को बढ़ाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वृद्धि करना एकमात्र जीवों का लक्षण है, क्योंकि नॉन लिविंग में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब क्या है कि नॉन लिविंग में भी क्या होता है, ग्रोथ होती है। इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं बोल सकते। कैरेक्टर बोल सकते हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं बोल सकते। हम देखेंगे स्पेसिफिक कैरेक्टर इसमें कौन कौन से आते हैं लिविंग वर्ड के लिए। क्लियर, चलिए तो आपको समझ में आ गई होगी आई होप बात। ग्रोथ यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई होगी। ग्रोथ जो है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लिविंग का एक कैरेक्टर जरूर होगा। अगर मतलब कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि सजीव है तो वृद्धि करेगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वृद्धि करेगा इसीलिए सजीव है। समझ रहे बात को? हम ये बोल सकते हैं कि सजीव है तो वृद्धि करेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वृद्धि कर रहा है इसीलिए सजीव है। ये हम नहीं कह सकते, मतलब वो विदाउट एक्सेप्शन उसका कैरेक्टर नहीं है। चलो क्लियर, पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रोथ की। क्लियर, चलो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, रिप्रोडक्शन की। दूसरा पॉइंट समझते हैं रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है। वो रिप्रोडक्शन की हम बात करें, पहले रिप्रोडक्शन का बेसिक मतलब समझते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? यूं देखो, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब देखो, ये बड़ी साधारण से एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से जितने भी जीव है वो क्या करते हैं, अपने समान एक कॉपी बनाते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कहने का मतलब कि इस प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, हर एक जीव अपने समान एक नई कॉपी बनाता है। अगर इंसान है तो क्या बनाएगा, इंसान बनाएगा। हाथी है तो हाथी बनाएगा, घोड़ा है तो घोड़ा बनाएगा। समझ में आ रही बात है कि हर एक स्पीशीज अपने समान एक नई स्पीशीज को क्या करता है, पैदा करता है। और वो पैदा क्यों करता है, बिकॉज हर एक सेल की एक मॉर्टेलिटी लाइफ होती है। हर एक जीव के साथ मॉर्टल है, मरने वाला है वो, और इससे पहले वो क्या करता है, अपने डीएनए को कैरी करना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने समान एक संतति बनाता है, एक जेरोक्स मशीन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हर जीव अपने समान एक नई संतति का निर्माण करता है। क्लियर, बड़े आसान से परिभाषा रिप्रोडक्शन की। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जितने भी सजीव है वो सजीव क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने समान एक नया जीव बनाते हैं। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मैं यहाँ पर एक लाइन में लिख रहा हूं, मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। इतना ही मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन में, मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। लाइन में आ रहा है ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, अपनी एक कॉपी बनाएगा। कॉपी अपने जैसे ही हूबहू क्या बनाएगा, कॉपी बनाएगा। और ये एक कोशिकीय से लगाकर बहुकोशिकीय तक जितने भी जीव है, तमाम जीव ये क्रिया करते हैं, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। क्लियर, चलिए लेकिन यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ध्यान से समझना। मैं बात कर रहा हूँ यूनिसेल्युलर एनिमल की, इस चीज को समझना, यूनिसेल्युलर एनिमल। क्लियर, समझो आप। यूनिसेल्युलर एनिमल की बात करें, इसका एग्जांपल की हम बात करें एक, तो एक कोशिकीय एनिमल जैसे कि अमीबा, प्रोटोजोआन एक कोशिकीय है, अमीबा। चलिए अब जो यूनिसेल्युलर एनिमल है, एक कोशिकीय जीव है, वो क्या करेगा, अपने समान एक कॉपी बनाएगा। तो ये क्या करेगा, सुनना ध्यान से, यूनिसेल्युलर जिसमें तो क्या एक कोशिका ही होती है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब ये कोशिका, ये न्यूक्लियस है, अब ये जनन करके क्या करेगी, अपने समान एक नई कॉपी बना लेगी। तो अपने समान ये क्या करेगी, जनन कर कर एक कॉपी बना लेगी, मतलब ये डिवाइड हो जाएगी ना, और डिवाइड होकर क्या बनेगी, ये देखिए। तो ये तो होगी, इतने दो, ये पेरेंट सेल होगी, ये आपकी होगी पेरेंट सेल जो पहले थी वो, और ये बन गई आपकी डॉटर सेल, पेरेंट सेल और डॉटर सेल। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, तो एक कोशिका ने डिवाइड किया और दो कोशिकाएं बन गई। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अमीबा की। तो अमीबा जनरली क्या करता है, एक अमीबा होता है वो डिवाइड हो जाता है और दो अमीबा बना देता है, एक पेरेंट अमीबा और एक डॉटर अमीबा, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, संतति, डॉटर सेल।
संतति कोशिका। क्लियर? अब समझ यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं मैं आपको, किसके लिए? यूनिसेल्युलर एनिमल के लिए। ध्यान देना, एक कोशी के जीवों के लिए, जो यूनिसेल्युलर एनिमल है उनके लिए दोनों टर्म कौन सी? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझना, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों टर्म की बात करूं तो किनके लिए? एक कोशी के जीवों के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों होते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची क्यों होते हैं? देखो, ग्रोथ में क्या होती है? संख्या में वृद्धि होती है। तो एक कोशी के जीव एक कोशिका से क्या बन रहा है? दो कोशिका बना रहा है। तो एक से दो बनी तो संख्या क्या हुई? बढ़ी, और साथ में उसने उसी प्रोसेस के थ्रू क्या कर दिया है? रिप्रोडक्शन किया है। मतलब कि एक कोशी के जीव के लिए क्या कर सकते हो आप? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वृद्धि और जनन, उन दोनों को पर्यायवाची कह सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे समझो, ह्यूमन की बात करूं मैं, तो ह्यूमन में क्या होगा? जब कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका से उत्तक बनेगा, एक कोशिका से दो कोशिका बनेगी, लेकिन उससे नया जीव तो नहीं बन जाएगा ना, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो नहीं हो पाएगा। रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर ह्यूमन बीइंग में अलग है। समझ में आ रही है बातें? मतलब वहां पर दोनों अलग अलग है, लेकिन एक कोशी के जीव में जो ग्रोथ है वही क्या है? रिप्रोडक्शन है। मतलब वो ग्रोथ किसमें? ग्रोथ संख्या में ग्रोथ। एक कोशिका डिवाइड हो रही है किसमें? दो सेल में। तो एक कोशिका दो सेल में डिवाइड हो रही है, यानी क्या हो रहा है? वो ग्रोथ कर रहा है, अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, और साथ में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी में एक लाइन गिवन है कि एक कोशी के जीव के लिए वृद्धि और जनन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। उस लाइन का जो मतलब है वही है, क्योंकि यहाँ पर एक कोशिका से दो कोशिका बन रही है, तो संख्या भी बढ़ रही है और वो नया जीव भी बन गया है। लेकिन हमारे अंदर कोशिका का विभाजन होता है तो नया जीव तो नहीं बनता है ना, कोशिका के विभाजन से नया जीव नहीं बनता है, लेकिन कोशिका की संख्या तो बढ़ जा रही है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा? या दूसरे एनिमल के, जो भी मल्टी सेलुलर एनिमल है, उनके केस में क्या होगा? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों टर्म अलग अलग होंगे, लेकिन एक कोशी के जीव के लिए ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी? आपकी पर्यायवाची हो जाएगी। क्लियर? तो दो कैरेक्टर पढ़े अपने अभी तक, पहला तो कौन सा है? ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब यहां पर रिप्रोडक्शन के बारे में जरा गौर से सोचिए। अगेन हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, क्या रिप्रोडक्शन को हम लिविंग वर्ड का या लिविंग का स्पेसिफिक कैरेक्टर मान सकते हैं? यानी कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि कोई जनन कर रहा है इसीलिए जीव है, तो ये सही होगा? या फिर मैं ऐसा बोलूं कोई जनन नहीं कर रहा है तो वो जीव नहीं होगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं? अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर है तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि कोई जीव जनन नहीं कर रहा है तो वो जीव नहीं है, तो बात सही होनी चाहिए। तो ही तो स्पेसिफिक कैरेक्टर हुआ। स्पेसिफिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है? जिसमें कोई एक्सेप्शन ही नहीं हो, विदाउट एनी एक्सेप्शन, मतलब उस कैरेक्टर का कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर? तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करूं तो अगेन रिप्रोडक्शन भी क्या है? लिविंग वर्ड का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, जीवों का विशिष्ट लक्षण अपन नहीं बोल सकते। किसको? रिप्रोडक्शन को। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सुनो, अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाते हैं। तो इसका पहला एक्सेप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, रिप्रोडक्शन का पहला एक्सेप्शन हमारे पास आ जाता है म्यूल, है ना, म्यूल यानी कि खच्चर। पहला हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है खच्चर, म्यूल। ठीक है, खच्चर कैसे पैदा होता है? खच्चर की बात करें तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, उनके बीच में क्रॉस करवाने से हमको क्या मिलता है? म्यूल, खच्चर मिलता है। और हिन्नी इसका उल्टा कर देते हैं, क्लियर? तो हमको मिलती है हिन्नी। तो म्यूल, खच्चर की बात करें तो खच्चर जो होता है वो क्या है? उसके अंदर ग्रोथ है, वो सजीव है, वो ग्रोथ भी है, बाकी कैरेक्टर भी उसके अंदर होते हैं, तो वो सजीव है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं होती, वो स्टेराइल होता है, बंद होता है, नए जीव पैदा नहीं कर सकता। तो एक्सेप्शन आ गया ना, है तो वो सजीव। अगर यहाँ पर सजीव का रिप्रोडक्शन को अगर सजीव का कैरेक्टर माने तो म्यूल सजीव नहीं कहलाएगा, क्योंकि म्यूल के अंदर क्या नहीं है? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, वो फर्टाइल नहीं है। तो उसको हमें किस कैटेगरी में रखना पड़ेगा? फिर इसके आधार पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हमें उसको कहां पे रखना पड़ेगा? नॉन लिविंग में। क्लियर? तो इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं बोल सकते। समझ में आ रही बात? यानी कि मैं अगेन ऐसा नहीं बोल सकता कि जैसे कि मैं ऐसा कहूं कि जीव है इसीलिए जनन कर रहा है, तो वो सही है, लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि वो जनन कर रहा है इसीलिए जीव कहलाता है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि इस सिनेरियो में जरा सोचिए
कि मैं ऐसा कहूं कि जनन कर रहा है इसीलिए जीव है, तो वो गलत हो जाएगा। किसके केस में? खच्चर के केस में, क्योंकि वो है तो लिविंग ना, लेकिन वो जनन नहीं कर रहा है तो वो लिविंग नहीं हुआ। क्लियर? तो मैं अगर ऐसा स्टेटमेंट बोलूं कि वो जनन कर रहा है इसीलिए जीव है, तो वो स्टेटमेंट इस केस में सही नहीं होता है, क्योंकि खच्चर जो है कैसा होता है? स्टेराइल होता है, वो फर्टाइल नहीं होता है। एक तो खच्चर हो गया। दूसरा आ जाता है फीमेल वर्कर ऑफ हनी बी। अगर हनी बी की बात करें अपन, तो हनी बी का जो छत्ता होता है, हाइव होता है, उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, एक वर्कर होती है, एक क्वीन होती है और एक किंग होता है। तो जो फीमेल वर्कर होती है हनी बी में, वो कैसी होती है? अगेन स्टेराइल होती है, वो भी क्या करती है? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती है। तो अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो जीव नहीं है, वो जीव तो डेफिनेटली है। इन सब बातों का क्या मतलब निकल रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक स्पेसिफिक विशिष्ट लक्षण नहीं है, किसका? जीवों का लक्षण जरूर है। अगेन मैं ऐसा कह सकता हूं कि वो जीव है इसीलिए रिप्रोडक्शन कर रहा है, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है इसीलिए जीव है। क्लियर? इसके अलावा हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, स्टेराइल ह्यूमन कपल। अगर कोई मानव जोड़ा है, ठीक है ना, नर और मादा का, लेकिन वो कैसा है? स्टेराइल है, वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है किसी कारणवश, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम उनको सजीव नहीं कहेंगे, वो डेफिनेटली सजीव ही है वो। क्लियर? तो अगेन हमारे सामने वही पॉइंट आ जाता जो ग्रोथ में था कि हम रिप्रोडक्शन को स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं मान सकते, किसका? लिविंग का। तो अब तक हमने 2 कैरेक्टर पढ़े, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, और दोनों कैरेक्टर को हम स्पेसिफिक कैरेक्टर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। किसके कॉन्टेक्स्ट में? लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन वो लिविंग के कैरेक्टर जरूर है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं तीसरा कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म। क्लियर? मेटाबॉलिज्म क्या होता है समझते हैं। तीसरा कैरेक्टर, एक नई स्लाइड यूज कर लेते हैं अपन। तीसरा कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर जो है वो अपना हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। वो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जीवों के शरीर में होने वाली तमाम प्रकार की क्रियाएं, है ना, जीवों के शरीर में जितनी भी तमाम प्रकार की क्रियाएं हो रही है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मूल रूप से 2 क्रियाएं शामिल होती है मेटाबॉलिज्म में। पहली क्रिया की बात करें, 2 क्रिया इसमें शामिल है। पहली होती है एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरी होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। पहली होती है एनाबॉलिक रिएक्शन, दूसरी होती है कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन होती है संश्लेषी रिएक्शन होती है, यानी कि निर्माणकारी होती है, चीजों को बनाती है। और कैटाबॉलिक की बात करें तो ये रिएक्शन होती है विघटनकारी, यानी कि चीजों को क्या करती है? तोड़ती है। तो जो ऐसी अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होने वाली जो संश्लेषी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन जो क्या करती है? विघटन करती है। जैसे कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना, तो वो कैसी रिएक्शन है? आपकी कौन सी हो जाएगी? एनाबॉलिक रिएक्शन। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। और ग्लाइकोजन का टूटना ग्लूकोज में, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो एक जो टूट रही है वो कौन सी हो जाएगी? कैटाबॉलिक। और जो बन रही है, जिसका निर्माण हो रहा है, जो संश्लेषण कर रही है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? एनाबॉलिक। तो अब इन दोनों को कंबाइंड अपन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एनाबॉलिक रिएक्शन, हमारी बॉडी में होने वाली एनाबॉलिक जो रिएक्शन है, अगर ये एनाबॉलिक रिएक्शन वो ज्यादा हो रही है किसके कंपैरिजन में? कैटाबॉलिक रिएक्शन के कंपैरिजन में, कैटाबॉलिक रिएक्शन के कंपैरिजन में। तो ऐसी दशा में क्या होगा? जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो ऐसी दशा में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ का क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर? उसके भार में वृद्धि होना या फिर संख्या में वृद्धि होना। तो जब एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है तब हम बोलते हैं वृद्धि हुआ। अगर उल्टा हुआ
कैटाबोलिक रिएक्शन ज्यादा हो रही है बॉडी में एज कंपेयर टू एनाबोलिक रिएक्शन, दैट टाइम आप क्या बोलोगे, वृद्धि ह्रास हो रहा है। क्लियर यहाँ पर? चलिए, तो अब ये मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में वो तमाम प्रकार की अभिक्रिया आ जाएगी, जैसे कि रेस्पिरेशन करना, डाइजेशन करना, क्लियर ना, इस तमाम प्रकार की जो क्रियाएं हो रही है, सर्कुलेशन, जो नॉर्मल नॉन लिविंग नहीं कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है, हमने कितने कैरेक्टर देखे थे, देखिए प्रीवियस स्लाइड में। अब यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर आते हैं हमारे पास जो बचे हुए हैं, ये तीनों कैरेक्टर, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों जो कैरेक्टर है वो स्पेसिफिक कैरेक्टर है लिविंग के, विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर? क्योंकि ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन वो किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी, और कोई लिविंग है अगर तो उसमें डेफिनेटली निश्चित ही उसमें क्या होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी। अगर वो लिविंग है तो वो रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन एनारोबिक और एरोबिक दोनों इंक्लूडेड है ना। रेस्पिरेशन में ऐसा कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है ना, अवायवीय श्वसन भी होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का तात्पर्य यहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन से है, ऑक्सीजन से उसका संबंध नहीं है। ठीक है, हाँ ऑक्सीजन से है, लेकिन किस केस में है, वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में। कुछ जीव एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अवायवीय श्वसन भी करते हैं। तो यहाँ पर श्वसन का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, ऊर्जा को पैदा करना। तो यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो जीव क्या करेंगे, श्वसन, उत्सर्जन, जनन और ये सारी तमाम प्रकार की क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, वो जरूर दर्शाएंगे। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कर रहा है इसीलिए सजीव है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, किसमें, मेटाबॉलिज्म में। तो 3 कैरेक्टर है, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ये तीनों जो कैरेक्टर है वो हमारे लिविंग के विशिष्ट लक्षण हो जाएंगे, स्पेसिफिक कैरेक्टर हो जाएंगे, जिनका कोई अपवाद नहीं मिलेगा। पहला हमने देख लिया, आगे भी चर्चा करेंगे अपन। 2 और कैरेक्टर देखते हैं। अब जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, क्या इनको हम लैब में करवा सकते हैं? जब लैब में करवाने की बात करते हैं तो सेल फ्री मीडियम में, मतलब लैब में हम कल्चर पैदा करके, सेल में नहीं लैब में, क्या हम मेटाबॉलिक रिएक्शन करवा सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उस दशा में हम इनको मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं बोलेंगे। उस दशा में ये जैविक क्रियाएं, मतलब क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म नहीं कहा जाएगा। क्लियर? ये मेटाबॉलिज्म कब कहा जाएगा, जब जीवों के शरीर के अंदर हो रही है। क्लियर? जितने भी प्रकार के सजीव है उन सब सजीवों में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी, और किसी भी सजीव में मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होती है। कोई भी निर्जीव श्वसन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता है ना, जनन नहीं करता है, पाचन नहीं करता है, कोई भी निर्जीव नहीं करता है। वही दूसरी ओर बात करें, तमाम प्रकार के जितने भी सजीव है वह तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो 3 कैरेक्टर हमारे यहाँ पर हो गए मेटाबॉलिज्म तक। अब चौथा जो कैरेक्टर है उसकी बात करते हैं। चौथा कैरेक्टर हमारे यहाँ पर कौन सा था, देखिए चौथा कैरेक्टर था हमारा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। चौथा कैरेक्टर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी सजीव हो, उस सजीव में बात करें अपन, तो कोई भी सजीव होगा वो किसके मिलकर बना होगा, कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो जीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है वो कौन सी है, कोशिका। इसका क्या मतलब वो समझो, जीवों की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है, सेल होती है। इससे क्या मतलब वो सुनना, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, मतलब कोई भी सजीव है उसमें फंक्शन, जो कार्य हो रहा है वो किस लेवल पे हो रहा है, सेल लेवल पे हो रहा है, कोशिकीय स्तर पे हो रहा है। मतलब एट द एंड काम कौन कर रही है, कोशिका कर रही है। जैसे कि मैं हमारे शरीर की बात करूँ, हमारा शरीर काम कर रहा है, पर हमारे शरीर तो हम बहुत ऊपर लेवल पे आके बात कर रहे हैं अपन। अगर अपन बहुत ही नीचे लेवल पे जाए, बहुत ही नीचे जाकर देखे अपन, तो काम कौन कर रहा है,
सेल काम कर रही है, क्योंकि जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा है एनर्जी का फॉर्मेशन, और इसी के कारण काम हो रहा है। तो वो हो कहाँ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर है, कोशिका के अंदर है। अब एक कोशिका काम कर रही है, ऐसे पूरी कोशिका मिलकर काम कर रही है, और इसीलिए हमारा पूरा शरीर काम कर रहा है, वो चल फिर रहा है। तो देखा जाए तो अगर बहुत ही गहराई में जाए तो जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, वो किस लेवल पे हो रहा है, सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है। यानी कि फंक्शन की जो यूनिट है जहां पर एक काम हो रहा है, जो एक सिंगल यूनिट है, वो कौन सी है, सेल है। क्योंकि एक सेल काम कर रही है, वैसे ही सारी सेल काम कर रही है, तो हमें इसीलिए एक ही सेल पढ़ते हैं अपन, ताकि हम सारे सेल में काम को पढ़ पाए। तो काम जो हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, सेल लेवल पे हो रहा है, एक सिंगल सेल में हो रहा है। इसीलिए सेल क्या है, आपकी फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला, क्योंकि सेल ही रिपीट होकर स्ट्रक्चर बना रही है। अगर हाथ एक ऑर्गन बना है, किसके बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। पूरा बॉडी बना हुआ है, पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसने बनाया है, सेल ने बनाया है। तो जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, सेल है यहाँ पर। तो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, वहां से लाकर मोस्ट एडवांस ह्यूमन बीइंग तक जितने भी एनिमल है, उस सब एनिमल में क्या होगा, सेल मिलेगी ही मिलेगी। मतलब उनमें सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। ये बात अलग है किसी में सेल मिले, उनके अलग अलग लेवल मिलते हैं, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सबसे एडवांस लेवल कौन सा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सबसे एडवांस लेवल जो है वो कौन सा, आपका सेल लेवल, सॉरी ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो देखो मैं आप बता देता हूँ किस तरह से होती है चीजें। वो सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू। सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाती है, ऑर्गन। ऑर्गन ऑर्गन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और फाइनली ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है, बॉडी बनती है। सबसे एडवांस में बात करूं, सबसे एडवांस मैकेनिज्म कौन सा होता है, ये वाला। और जिसको कौन धारण करता है, हम धारण करते हैं। सबसे एडवांस एनिमल हम है, हाथी है, घोड़ा है, बंदर है, वो तमाम प्रकार के जितने भी जीव है जिनको हम मैमल्स में रखते हैं, एवीज, रेप्टाइल, एवीज वगैरह, उन सब में क्या होता है, मोस्ट एडवांस सिस्टम है बॉडी का। ये हायरार्की है। सबसे पहले सेल आती है, एक सिंगल सेल काम करती है। फिर सेल लेवल से थोड़ा ऊपर उठेंगे, टिश्यू आएगा। टिश्यू लेवल से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ऑर्गन आएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। सेलुलर लेवल की बात करें, सिंगल सेल, जैसे कि प्रोटोजोआ देख लो, अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल है। बेटा एक सेल ही एक जीव है, एक सिंगल सेल ही एक जीव बन चुका है। तो उसमें जो उसका शरीर का संगठन है, जो सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन है, शारीरिक संगठन है, वो उसका कौन सा स्तर का है, सेल लेवल का है। वो सेल लेवल पर ही जीव कहलाता है, वो एक सेल ही जीव है। फिर थोड़ा ऊपर जाओ तो टिश्यू लेवल का आता है, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, वो टिश्यू लेवल पे होते हैं, उनमें ऑर्गन होते ही नहीं है, बस कोशिका का कुछ समूह है, वो टिश्यू बना रहे, और वही टिश्यू जीव के रूप में सर्वाइव कर रहा है। समझ में आ रही है बातें। थोड़ा ऊपर जाओगे तो ऑर्गन बनना शुरू हो जाएंगे, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, वहां पर ऑर्गन बनना शुरू हो जाते। एनेलिडा में कुछ कुछ तक तंत्र भी विकसित हो जाता है एनेलिडा में, क्लियर। फिर उसके ऊपर जाओ आप, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडा, कॉर्डेटा, एंड देन फिर एम्फीबियन पीसी, रेप्टाइल, एवीज, मैमल, वो बहुत हायर क्लास होगी। उन सब क्लासों में तो क्या होता है, पूरा ऑर्गन का सिस्टम होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, पूरा सिस्टम है। उस सिस्टम ने मिलकर पूरे शरीर की रचना करी है, क्लियर। यानी कि सिस्टम मिलकर फिर क्या बना रही है, बॉडी बना रही है। तो मोस्ट एडवांस सिस्टम कौन सा है, जो हमारे पास है, क्लियर, जो मैमल्स के पास है, रेप्टाइल, एवीज के पास है, मोस्ट एडवांस मैकेनिज्म है। उसमें भी सबसे एडवांस मैकेनिज्म किसके पास है राइट नाउ, इंसानों के पास, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल चीज है, ब्रेन, वो बहुत साइज में बड़ा है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे अपन सॉरी। ये तो हो गया, चौथा होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब कि अगर जीव है तो उस जीव में सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, बस उसका स्तर अलग अलग होगा। अगर एक कोशिकीय जीव है तो सेल लेवल पर होगा। बेटा देखो यहाँ पर अगर हमारा बॉडी अगर ऑर्गन सिस्टम पर भी अगर अपन यहाँ पर अगर एग्जिस्ट कर रहे, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे, जहां कहीं भी एग्जिस्ट करे, लेकिन एट द एंड हमारे अंदर मिलेगी क्या, सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, वही होगा। समझ में आ रही बातें, क्लियर। तो 4 कैरेक्टर हमने पढ़ लिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 4 कैरेक्टर कौन से, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब 5वां कैरेक्टर बचता लास्ट अपना, कॉन्शियसनेस। जीवों के 5 ही कैरेक्टर है, जिसमें से 2 कैरेक्टर थे कैसे,
विशिष्ट नहीं है। कौन से? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि दोनों में एक्सेप्शन है। ग्रोथ में बात करें माउंटेन, रेत के टीले, वो भी वृद्धि करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें, वहां पर मैंने एक्सेप्शन बता दिया आपको, फीमेल हनी बी जो स्टेराइल होती है, मानव युगल जो स्टेराइल है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है हमारा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये तीनों जो है वो क्या है? स्पेसिफिक कैरेक्टर है विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर? चलिए अब पांचवा कैरेक्टर हमारे सामने आ जाता है, वो हमारा हो जाएगा कौन सा? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, चेतना। देखिए कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है वो समझना। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर समझना, कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जीवों का बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाना, है ना। यानी कि जितने भी जीव होंगे वो बाह्य वातावरण से क्या करेंगे? रिएक्शन शो करेंगे। मतलब बाह्य वातावरण के अनुसार क्या करेंगे? अपने आप में एकोमोडेशन करेंगे, चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे। बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होगा उसका वो रेस्पॉन्स देंगे। जितने भी जीव है वो जीव क्या करेंगे? जैसे जैसे बाह्य वातावरण परिवर्तन होगा वो क्या करेंगे? उसके प्रति रेस्पॉन्स देंगे। और वो जो रेस्पॉन्स देने की प्रवृत्ति है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस किसी भी नॉन लिविंग में आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसका कैरेक्टर है? लिविंग का कैरेक्टर है, कॉन्शियसनेस का पाया जाना। देखिए हमारी बॉडी की बात करो, हमारी बॉडी में क्या होती है? इंद्रिया होती है, 5 इंद्रिया होती है, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? सेंसेशन मिलता है। और हमारी बॉडी एटमोस्फियर को लेकर क्या है? उसको रेस्पॉन्स देती है। अगर हमें गर्माहट, अगर बाहर गर्मी है तो हमें गर्माहट महसूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है? उस जो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके प्रति क्या दे रही है? रेस्पॉन्स दे रही है। बाहर ठंड है तो हमें ठंड लगेगी, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या करेगी? एकोमोडेशन करेगी, उसमें समायोजन स्थापित करेगी। कुछ जीव होते हैं वो समायोजन स्थापित नहीं करते, तो क्या करते? उनसे बचकर, उनसे क्या करेंगे? बचकर इस चीज का समाधान निकालते हैं। जैसे कि मेढक की बात करें, वो क्या करता है? हाइबरनेशन करता है सर्दियों में, और गर्मियों में एक्टिवेशन करता है। इसीलिए वो सर्दी और गर्मी में नहीं दिखता है और बारिश में दिखाई देता है। वो तो बारिश के सीजन में वो आ जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है, वो सजीव क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के प्रति रेस्पॉन्स देते हैं। इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जो जो हो रहा है उसके प्रति वो रेस्पॉन्स देते हैं। और इसी के कारण यहाँ पर जो डार्विन की थ्योरी है, नेचर सिलेक्शन की थ्योरी, उसी का भी जिक्र होगा। नेचर सिलेक्शन की थ्योरी क्या करती है? वो क्या कहती है कि जो बेस्ट होगा नेचर उसको सेलेक्ट करेगी। सर्वाइवल ऑफ द फाइटर, जितने भी फाइटर है उसमें सर्वाइव कौन करेगा? तो सबसे बेहतर है। क्योंकि नेचर क्या चाहती है? बेहतर से बेहतर ही चाहती है, और हर कोई वही चाहता है, बेहतर से बेहतर होना, क्योंकि बेहतर रहेगा वही एग्जिस्ट करेगा। तो नेचर इसीलिए क्या करती है? नेचर इसीलिए जितने भी जीव है वो नेचर के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर वो रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो नेचर सेलेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि नेचर अपने क्लाइमेटिक कंडीशन को बदलती है, और जो उसमें ज्यादा एडेप्टिव होगा, जो उसमें अनुकूलित हो पाएगा, वो सर्वाइव करेगा। और वो क्या करेगा? अपनी संख्या बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और उसका अस्तित्व रहेगा। और जो नेचर से कॉम्पीट नहीं कर पाया उसको क्या किया जाएगा? एलिमिनेट कर दिया जाएगा नेचर के द्वारा। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी के लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि जितने भी जीव है वह नेचर के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स करे। तो नेचर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देना क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। तो तमाम प्रकार के जीव है वो क्या करते हैं? आपके नेचर के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देते ही देते हैं। क्लियर? तो पांचवा कैरेक्टर हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज निकल के आती है सामने, अब इसको ध्यान से समझना। एनसीईआरटी में गिवन है, हिंदी में लिखा हुआ है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको समझो। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? आत्मचेतना क्या होता है? देखिए आत्मचेतना, ये जो कैरेक्टर है, मैं कहूं आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ये जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलता है? मानव में मिलता है, ह्यूमन में मिलता है। ह्यूमन बीइंग में जो मोस्ट एडवांस एनिमल है, अभी तक पृथ्वी जगत का सबसे एडवांस जो एनिमल है वो कौन सा है? ह्यूमन है ना। कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल की बात कर रहा हूं, और इवोल्यूशन, विकास में सबसे ऊपर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। चलिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है? आत्मचेतना क्या होता है उसको समझना। देखो, आत्मचेतना चेतना का एक बहुत ही उच्च स्तर है, समझना ध्यान से। जो चेतना है, चेतना क्या है समझो। चेतना क्या बोला मैंने?
एक्सटर्नल जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग बॉडी को रेस्पॉन्स करवाना, वो क्या है आपका कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस से एक लेवल ऊपर जाओ तो कौन सा आता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। और सेल्फ कॉन्शियसनेस साइकोलॉजी की बात करें तो सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि इंसान जो होता है उसके पास एक क्षमता होती है कि वो अपने खुद को जानना, है ना, खुद के भीतर जाना, खुद को जानना, उस स्तर की जो बात करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब क्या होता है, खुद को जानना, भीतर जाना, कुछ सवालों के जवाब ढूंढना, मैं क्या हूं, उस तरह के सवालों के जवाब ढूंढना, भीतर जाना, खुद को समझने का, खुद को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना। इस तरह की जो क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ अभी किसमें विकसित हुई है, मनुष्यों में। बाकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इस तरह की क्षमता विकसित नहीं हुई है कि वो इस स्तर पर जाकर सोच सके, वो अपने भीतर प्रवेश करके अपने भीतर अपने बारे में जान सके। इस तरह की क्षमता अभी इंसानों ने ही विकसित करी है और किसी एनिमल ने विकसित नहीं करी है। क्लियर। इसीलिए जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा, इंसानों में ही मिलेगा। बाकी कॉन्शियसनेस की बात करें, देखिए फर्क क्या है, वो कॉन्शियसनेस क्या है, बाह्य वातावरण के साथ रेस्पॉन्स देना, जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है, अपने भीतर जाना, अपने आप को जानना, फिलोसॉफी के लेवल पे। क्लियर। और वो क्षमता सिर्फ और सिर्फ किसने विकसित करी है, इंसानों ने विकसित करी है। क्लियर। इसीलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करें, आत्म चेतना की बात करें तो वो किसमें होती है, ह्यूमन में होती है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं अपन बड़ी आसानी से। एक इंसान है, हम बात करते हैं एक इंसान है जिसका ब्रेन डेड है, जिसका ब्रेन डेड है मतलब मस्तिष्क मर चुका है, लेकिन उसके जो हृदय है, उसके फेफड़े हैं, उनको मशीनों के थ्रू जोड़ के रखा और वो जिंदा है, मतलब कोमा वाली कंडीशन में है। क्लियर। तो वो कोमा वाली कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में उसमें कॉन्शियसनेस तो है, क्योंकि उसके बॉडी के जो ऑर्गन है वो ऑर्गन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, मशीन से जुड़े हुए फिर भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कॉन्शियसनेस है। लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। उसका ब्रेन डेड है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। समझ में आ रही बातें। तो उसमें सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। कोमा वाले व्यक्ति की बात करें तो उसमें कॉन्शियसनेस है लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। बड़ा आसान सा अंतर है, समझ लेना। कॉन्शियसनेस क्या है, एक्सटर्नल क्लाइमेट से रेस्पॉन्स देना, वो है कॉन्शियसनेस जो तमाम जीवों में होता है। और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस का एक ऊपरी स्तर है जो इंसानों ने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उनका दिमाग बहुत विकसित है, उसकी क्षमताएं बहुत अपार संभावनाएं हैं, उनका दिमाग बड़ा भी होता है, तो उन्होंने ये क्षमता विकसित कर ली है कि वो अपने भीतर जाते हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और इस पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस के फॉर्मेशन की बात करूं मैं, तो वो होता है हमारा वोकल कॉर्ड, है ना। वोकल कॉर्ड जो होता है, क्योंकि इंसान के पास वोकल कॉर्ड है, वो अपनी बात को रख सकता है, वो गॉसिप कर सकता है, वो बोल सकता है। क्लियर। और ये उसका स्पेशल कैरेक्टर बन चुका है और इसी के कारण वो बाकी एनिमल की तुलना में बहुत आगे आ चुका है। कितना हो सकता, ओके बिल्कुल सर, थोड़ा और चलेगा, 8-10 मिनट बस हो जाएगा फिर। हाँ ओके। तो समझना ध्यान से, सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको समझ में आ गई होगी चीजें, कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर। चलिए, तो हमने 5 कैरेक्टर यहाँ पर देखे। 5 कैरेक्टर कौन कौन से, ग्रोथ को देखा, रिप्रोडक्शन को देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। उसमें से जो पहले 3 है, सॉरी पहले 2, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है। बाद के 3, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये बात के जो तीनों हैं वो कैसे स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेंगे, लिविंग में ही मिलेंगे, किसी नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगे। किसी भी नॉन लिविंग में ना तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, ना उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना उसमें कॉन्शियसनेस होता है। क्लियर। अच्छा, एक और चीज, जहां पर हमने ग्रोथ की बात करी थी, तो ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग की जो ग्रोथ होती है वो सरफेस पे होती है। समझना ध्यान से, वो सरफेस पे होती है। जैसे कि माउंटेन जो है वो साल दर साल क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, तो वो जो नए पार्टिकल जो ऐड हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, उसके सरफेस पे ही हो रहे हैं।
इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है, उसकी कैसी ग्रोथ होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, समझ रहे हो। जो नॉन लिविंग की ग्रोथ है वो कैसे होती है, एक्सट्रिंसिक, वो बाहर से बढ़ेगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं होती है, अंदर से उसकी ग्रोथ नहीं होती है। इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें, ये वाली ग्रोथ तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी, लिविंग में ही मिलेगी। और नॉन लिविंग में कौन से प्रकार की मिलेगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यहाँ पर मिलेगी आपको। क्लियर। ये 5 पॉइंट थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसा आपको पता है, 2 प्रकार की ग्रोथ मैंने बता चुका हूँ, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, नेचर के बेसिस पे 2 प्रकार की, अनलिमिटेड और लिमिटेड। दूसरा रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, हर जीव अपने समान एक कॉपी बनाता है, लेकिन इसको हम लिविंग का कैरेक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जैसे खच्चर, वो रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन लिविंग जरूर है। जो बंध्य मानव युगल है उसकी बात करें तो वो भी सेम कंडीशन, सेम उसमें भी सेम क्राइटेरिया होता है। वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता लेकिन फिर भी वो क्या है, सजीव तो है ही सही। क्लियर। तीसरा कैरेक्टर कौन सा, मेटाबॉलिज्म। 2 प्रकार की रिएक्शन आती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तमाम प्रकार के जितने भी सजीव है, दोनों सजीवों में मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी, दोनों रिएक्शन। चौथा कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी सजीव है उसके अंदर क्या होगा, एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा, किसी न किसी लेवल का, चाहे सेल लेवल पर हो, टिश्यू लेवल पर हो, ऑर्गन लेवल पर हो, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर हो, या फिर मोस्ट एडवांस बॉडी सिस्टम हो, लेकिन होगा जरूर। 5वां कैरेक्टर कौन सा आपका, कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतना का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल क्लाइमेट से कैसा रेस्पॉन्स दे रही बॉडी, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, जो कि किसी हर एक सजीव में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ह्यूमन की बात करें, उसने एक और स्टेप आगे आ चुका है, उसके अंदर क्या विकसित हो चुका है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, फिर आत्म चेतना, स्वयं का अवबोध, वो खुद को जान सकता है, किसी कोई और जानवर ये नहीं कर सकता। और हाँ, एक और चीज बता रहा था मैं कि इस चीज में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है किसमें, सेल्फ कॉन्शियसनेस में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे पास वोकल कॉर्ड है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे विकास में, वोकल कॉर्ड का। बाकी किसी एनिमल में वोकल कॉर्ड नहीं है, और शायद ये सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे एनिमल विकास की होड़ में हमसे थोड़ा पीछे हैं। चलिए, ये 5 कैरेक्टर हो गए। अब हम बात करते हैं, जो हमने बात करी थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि चीजें कैसे काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझिए। देखो, अगर हम बात करें सबसे बेसिक लेवल पे अगर जाए अपन, तो यूनिवर्स सबसे जो बड़ा यूनिट है वो कौन सा है, यूनिवर्स है। अगर बात करें इस पूरे ब्रह्मांड की, सबसे बड़ा जो यूनिट है वो कौन सा है, यूनिवर्स है। और सबसे छोटा जो यूनिट है, उस यूनिवर्स की बात करें, सबसे जो छोटा यूनिट है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इस चीज को ध्यान से समझना, सबसे जो निचला जो आपका जाता है, सबसे निचला जो यूनिट है वो कौन सा है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सबसे पहले आते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। वो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन N0 लिखा है, यानी कि चार्ज लेस होता है। तो सबसे पहले सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसकी हम बात करें तो वो एटम है, लेकिन एटम के अंदर भी क्या आता है, सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये सब एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है। अब ये सब एटॉमिक लेवल से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या आएगा, एटॉमिक लेवल, एटम आएगा। एटॉमिक लेवल, एटम की बात करें तो क्या होता है, इट इज द फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेबल। वह सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्लियर। हम केमिस्ट्री क्लास नहीं लेंगे यहाँ पर, तो आगे ध्यान दो, एटॉमिक लेवल हो गया। अब एटम के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूल। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। क्लियर। मॉलिक्यूल लेवल आने के बाद फिर निर्माण होता है किसका, सेल का निर्माण होता है। तो यहां पर समझना, ये जो लाइन है यहां तक, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा यहां तक का, इससे पहले वाला पूरा हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है वो किसमें इंक्लूड होगा, नॉन लिविंग में। तो नॉन लिविंग मटेरियल ये हो जाएगा नॉन लिविंग मटेरियल, यहां तक का पूरा। ओके, एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सब क्या रहे, नॉन लिविंग पार्ट है, तो यहाँ तक पूरा नॉन लिविंग मटेरियल होगा। यानी कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा जाए अपन, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, विज्ञान की एक शाखा की, किसकी, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की।
तो ये पूरा कौन सा है हमारा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री है। और यहाँ से फिर आगे शुरू होता है बायोलॉजी, ठीक है। सेल है, सेल मिलकर फिर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलकर क्या बनाएगी, ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर आगे क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म, जीव। ऑर्गेनिज्म, जीव। और फिर जीवों का समूह क्या बनाएगा, जाति। जीवों का समूह क्या बनाएगा, जाति। और जातियों का जो समूह है वो मिलकर यहां पर क्या बनाएगा, समुदाय, कम्युनिटी। वो बनाएगा समुदाय। और समुदाय मिलकर हमारा क्या बनेगा, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम। और जब इकोसिस्टम मिलेगा फाइनली, तो इकोसिस्टम मिलने के बाद क्या बनेगा, लैंडस्केप, भूदृश्य, लैंडस्केप। और भूदृश्य की बात करें तो भूदृश्य जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है, प्लानेट बनता है, एक पूरा प्लानेट बनेगा। और जब प्लानेट के साथ आप दूसरी चीजें ऐड कर दो, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और भी बहुत सारी चीजें, उसके जितने भी उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि उपग्रह, धूमकेतु, एस्टेरॉइड, ग्रह, इन सब को मिलाकर क्या चीज बनती है, गैलेक्सी। ठीक है। और गैलेक्सी मिलकर फिर फाइनली क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है, यूनिवर्स। ये अपना कम्युनिटी है, कम्युनिटी, समुदाय, इंग्लिश में कम्युनिटी। और ये स्पीशीज, जाति, स्पीशीज, ठीक है, जाति। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चीजें कहाँ पे शुरू हुई, सब एटॉमिक लेवल पे। सब एटॉमिक लेवल की बात करें तो क्या आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक लेवल पर। इसके बाद ये मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। फिर मॉलिक्यूल में क्या मॉलिक्यूल से क्या बनती है, सेल। सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, जीव बनाता है। और जीवों के समूह से क्या बनती है, जाति बनती है। जाति के समूह से क्या बनता है, समुदाय बनता है। समुदाय के पूरे समूह को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, लैंडस्केप। यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगी इकोसिस्टम के बीच में, सॉरी, इकोसिस्टम के बीच में आ जाएगा यहाँ पर। इकोसिस्टम के बाद, इकोसिस्टम के बाद एक और चीज आ जाएगी, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर बनेंगे ना, इकोसिस्टम के बाद बनेंगे बायोस्फीयर, जैवमंडल। और बायोस्फीयर के बाद हम बनेगा लैंडस्केप, भूदृश्य। फिर मिलेगा प्लानेट, और प्लानेट के बाद गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद यूनिवर्स। 2 मिनट, यूनिवर्स है ना यहाँ पर। ये हो गया यूनिवर्स, क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, क्लियर, थैंक यू।